हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या फिर वेरी लॉन्ग में, तो हर तरह के क्वेश्चंस की आप लोग को मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। साथ ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोग को मैं बनवा दूंगा, ताकि एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आए तो वो आप आसानी से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हालांकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं, ओके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस? दो डेफिनेशन में आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, अभी से आप नोट्स भी बनाते जाएं, पूरा लिखते जाएं। मैं आप लोग को सारी चीज़ें लिखवा दूंगा और सारी चीज़ें समझा भी दूंगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का दो डेफिनेशन मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, दोनों ही का जो मीनिंग होगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। पहला डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी इस तरह से लिख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। तो यहाँ पे अभी हमने जो दो डेफिनेशन पढ़े, इन दोनों ही डेफिनेशन का मतलब सेम ही है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर अगर कोई दूसरा एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता हो। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी कि ये दोबारा रिवर्स्ड नहीं होता हो किसी फिजिकल मेथड के द्वारा, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सर, ये फिजिकल मेथड क्या है? तो फिजिकल मेथड हम क्लास 9th में पढ़े हैं, इस टॉपिक में अभी मैं नहीं घुसना चाहूँगा। अगर आप फिजिकल मेथड जानना चाहते हैं, सिर्फ नाम की कौन कौन से ऐसे फिजिकल मेथड होते हैं, तो वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे डिस्टिलेशन होता है, इवोपोरेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, क्वांट्रिफिकेशन होता है, मैग्नेटिज्म होता है। ये कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं जिससे कि हम किसी सब्सटेंस को फिर से दोबारा रिवर्स करके उसी सब्सटेंस में ला सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, आगे मैं आपको जो रिवर्स्ड हो जाएगा फिजिकल चेंज उसका भी एग्जांपल दूंगा। सपोज़ करो कि एक पेपर है, उसको हमने जला दिया, तो पहले जो पेपर था वो एक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। जब वो जल गया तो जलने के बाद वो एक राख बन गया, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो देखो, एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एक से ज़्यादा क्या इसमें मिला है? तो पेपर के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, साथ ही इसको जलाया भी गया है, यानी हीट भी वहाँ पे उसको मिल रहा है। तो एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ मिल रहे हैं और मिल के कोई दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है। पेपर से हमें एस मिल रहा है, यानी कि वो राख मिल रहा है। तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल के एक दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल चेंज भी आप बोल सकते हो, ओके। तो वो जो राख है, क्या उसको हम फिर से दोबारा हम पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर वो फिर से पेपर बन जाता है तो फिर वो फिजिकल चेंज हो जाता है। जैसे कि आइस होता है, आइस को अगर आप गर्म करो तो वो लिक्विड पानी बन जाएगा, फिर से पानी को अगर फ्रीज कर दो तो फिर से वो आइस बन जाएगा, तो वो रिवर्स्ड हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके कोई दूसरा वो एक नया सब्सटेंसेस फॉर्म कर लेता हो, और वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा वो रिवर्स नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल्स के द्वारा और भी अभी मैं क्लियर करवाता हूँ। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। लोहा जंग कैसे लगता है? अगर आप किसी लोहे को बाहर में अगर आप रख दो, तो अगर उसको वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी हवा मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, तो इससे क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको Fe हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला Fe होता है। ऑक्सीजन दैट इज़ की O2, और अगर हम यहाँ पे वाटर भी ले लें H2O, ठीक है। तो ये सब मिल के क्या बन जाएगा? ये सब मिल के बन जाता है Fe2O3। इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कॉमन नेम का बात करें तो इसको हम रस्ट कहते हैं, जो जंग लगता है। जंग लगे हुए लोहे को हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। कोरोजन एक टॉपिक आता है
जो कि हमें पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल में, तो वहाँ पे इसको हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस तरह से लोहे में जंग लगता है, उसका मैंने इक्वेशन बता दिया है। अच्छा, अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसको बचाव के लिए हम क्या करेंगे, यानी प्रिवेंशन क्या है उसका, तो उसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं। साथ ही हम गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। सर, ये गैल्वनाइजेशन मेथड क्या होता है? तो गैल्वनाइजेशन मेथड में हम जिंक या फिर क्रोमियम मेटल का एक परत हम लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं जिससे कि लोहा जंग ना लगे। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम डेली लाइफ से रिलेटेड आप लोग को और बता देते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता हो, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का फटना। वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ, फट जाने के बाद फिर से क्या हम उसको दूध के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं, वो रिवर्स नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड भोजन जो हम लोग का पचा रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, फिर से उसको हम भोजन फूड के रूप में नहीं ला सकते हैं पचने के बाद। रिस्पायरेशन, श्वास जो लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वहाँ पर भी देखा जाए तो एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, दही जमता है, वो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। एक मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि केमिकल रिएक्शन होगा, यानी केमिकल चेंज भी होगा और फिजिकल चेंज भी होगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, मोमबत्ती जो जलता है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी उसको हम बोल सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन भी हम उसको कर सकते हैं। पहले फिजिकल चेंज क्यों है ये समझो। जैसे जो कैंडल का जो वैक्स होता है, सब जैसे कैंडल जो होता है वो पहले क्या सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट होते होते गिर जाता है। ठीक है, जो लिक्विड बनता है उसको हम फिर से सॉलिड बना सकते हैं, तो वो रिवर्स्ड हो गया। ठीक है, तो इस वजह से वो फिजिकल चेंज हुआ। और कैंडल केमिकल रिएक्शन क्यों है, यानी केमिकल चेंज क्यों है, तो देखो जो सॉलिड हुआ, ठीक है, तो सॉलिड जब जलता है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड में वो नहीं बदलता है। कुछ लिक्विड्स क्या होता है वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है जलने से। ठीक है, कुछ ही लिक्विड जो होता है वो नीचे गिर जाता है। आप देखते होंगे कैंडल बड़ा होता है लेकिन लिक्विड हमें थोड़ा सा मिलता है, तो बाकी लिक्विड कहाँ गया, बाकी जो सॉलिड हुआ जो वैक्स है वो कहाँ गया, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम केमिकल चेंज भी कहते हैं और फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है या फिर केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही है। ठीक है, बोथ लिखना है आपको आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन आया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स रहा तो वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि हम लोग का एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इसको हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सारे का मतलब सेम ही है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑब्वियसली जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है या फिर गैस बन सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल बताया, तो ये आप इसके एग्जांपल में भी लिख सकते हो, चेंज इन स्टेट के एग्जांपल में। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में इसमें भी चेंजिंग हो रहा है। अभी जैसे एक एग्जांपल ही मैंने आप लोग को बर्निंग ऑफ कैंडल का बताया कि कैसे जो सॉलिड था वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ, उस स्टेट में चेंज हुआ ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड वो गैस में पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर एग्जांपल का हम बात करें तो जब एमोनिया को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, अच्छा एमोनिया जो होता है वो भी एक तरह गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी गैस है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें एमोनियम क्लोराइड मिलता है जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल हो गया कि गैस गैस को मिलाएं तो वहाँ पे हमें सॉलिड मिल गया। ठीक है, इसका हम यहाँ पे रिएक्शन के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि अगर हम एमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl, अगर इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl
जो कि इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो होता है ये सॉलिड होता है और ये दोनों गैस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गैस से सॉलिड में बदल गया, फॉर्म हो गया, तो स्टेट में चेंज हुआ। तीसरा हम और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है इसको अगर हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर इसको मिलाते हैं तो हमें मिलता है वाटर। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो इसके इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल अब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये पता है आपको, ये गैस होता है, जो ऑक्सीजन है ये भी गैस होता है, और ये H2O क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, तो ये क्या है, लिक्विड है। तो ये सब सिंबल भी है, इसको याद रखते जाए। गैस मतलब जी, सिंबल आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी जी, ये L क्या है, लिक्विड है, सॉलिड रहेगा तो S लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब सिंबल भी अभी से आपको याद सारे करते जाने हैं। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल हो गया चेंज इन स्टेट का। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कलर में चेंज होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कहीं किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में हमें कलर में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। जब उसमें साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है जो कि नींबू में पाया जाता है, तो जो पर्पल कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। यानी कि कलरलेस कहने का मतलब आप कह सकते हो कि वो वाटर कलर में हो जाता है। ठीक है, तो कलर में वहाँ पे चेंज हो गया। एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं Pb3O4। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं Pb3O4। इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड। ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है यानी कि हीट किया जाता है तो इससे PbO मिलता है। ठीक है, ये जो PbO है इसको हम लोग बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये जो लेड मोनोऑक्साइड होता है ये येलो कलर का हमें मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी यहाँ से निकलता है। ओके, तो देखो पहले ये रेड कलर का था, पहले ये रेड कलर का था, बाद में जब ये हीट हुआ यानी रिएक्ट हुआ तो फिर ये रिएक्शन होने से येलो कलर का हो गया। तो कलर में तो चेंजिंग आ ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। एक एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे सिल्वर जो होता है, यानी कि सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वो Ag होता है। ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वरी वाइट होता है, वाइट नहीं, सिल्वरी वाइट। सिल्वर आपने देखा होगा किस कलर का होता है। ठीक है, अगर इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हमें मिलता है AgS यानी कि सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, और साथ ही हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। ये कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो देखो पहले जो सिल्वर था वो वाइट था, अब यहाँ पे रिएक्ट हुआ जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो ये ब्लैक कलर का हो गया। तो कलर चेंज भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ और इन सब एग्जाम्पल्स को याद भी रखते जाना है। आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसके साथ रिएक्ट हुआ तो क्या मिला, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, आपको दूसरे जगह इतने सारे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉपर कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, CuCO3, ये ग्रीन कलर का होता है। ये कलर आप याद करते जाएं। ठीक है, कौन सा कलर का होता है। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, तो हमें मिलता है CuO और इसके साथ CO2 भी निकलता है। ये CO को बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड। ओके, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो पहले था ग्रीन कलर का, जैसे ही ये हीट हुआ यानी कि रिएक्ट हुआ तो ये बन गया ब्लैक कलर का। तो कलर चेंज यहाँ पे भी हुआ। ओके, यहाँ पे मैं आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बोनेट है, ठीक है, जब भी देखो ये जो एरो है ना, एरो के इधर वाले साइड को रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। फिलहाल आप समझ लो कि इस एरो के इधर वाला जो भी पार्ट होगा इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो अगर इधर में कहीं पर भी आपको CO3 मिले तो प्रोडक्ट में CO2 निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस भी इवॉल्व होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इवॉल्व होता है। ठीक है, इसको हम एक एक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो ZN होता है। ये जो ZN है ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। ओके, याद रखना इसको। ठीक है, इसको रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, ये जो H2SO4 है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। सर ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है? तो वैसे सब्सटेंस जो पानी के साथ घुले हुए हो तो वैसे सॉल्यूशंस को हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस पानी के साथ घुला हुआ हो तो वैसे जो सॉल्यूशंस होंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें प्राप्त होता है ZnSO4, जो कि ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस जो होता है यहाँ से इवॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, और भी हम एग्जांपल से ले सकते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, इसको अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी कि वाटर। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी रिएक्टेंट साइड में यानी इस एरो के इधर में अगर CO3 रहेगा तो प्रोडक्ट साइड इधर वाला होता है प्रोडक्ट साइड, तो इधर हमें CO2 मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो CO2 है ये किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। Na2CO3 ये होता है सॉलिड। ठीक है, HCl ये क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसके बाद NaCl ये वाला जो है ये एक्वस सॉल्यूशन ये भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस इवॉल्व हुआ। ओके, और भी बहुत सारा एग्जांपल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3। ठीक है, इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, देखो अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, अगर आपको आता होगा तो, नहीं आता है तो आगे मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ओके, ये जो CaCO3 है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये जो HCl है ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा CaCl2 जो कि ये भी एक्वस ही होगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि CO3 रहेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा यानी कि CO2 जो कि होता है गैस। ठीक है, तो अगर आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन में, अगर आ गया और आप अगर भूल रहे हो तो अगर आपको ये याद रहेगा कि अगर रिएक्टेंट में CO3 अगर हमें मिल जाए तो प्रोडक्ट में CO2 गैस तो निकलता ही है, तो आप आसानी से कोई भी रिएक्शन किसी के साथ करवा के आप CO2 निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे कुछ यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम आते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है। तो प्रिसिपिटेशन का आपको मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ कि इट इज़ ए सॉलिड प्रोडक्ट विच इज़ इनसॉल्युबल फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें जो भी प्राप्त होता है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में, तो वहाँ पे हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट कुछ हमें मिलता है। ठीक है, जो कि उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो मान के चलो यहाँ पे एक सपोज करके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि ये एक बीकर है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम किसी का भी करवा दिए हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बेरियम क्लोराइड का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम मिलाते हैं तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। तो ये जो प्रिसिपिटेट होता है ये अंदर में जो बैठा हुआ, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कुछ जैसे कंकड़ टाइप में से मिट्टी, और जैसे हो गया कि सैंड को हम वाटर के साथ मिक्स किए तो नीचे में जो भी सैंड बैठ जाएगा तो उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो अंदर में जो बैठा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, बैठा हुआ जो भी चीज़ होगा जो कि एक सॉलिड के फॉर्म में होगा तो उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो यही चीज़ हो गया प्रिसिपिटेट। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, Na2CO
3, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, इसको अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं CaCl2, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राप्त होता है CaCO3 प्लस NaCl। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस अगर आपको आता है, जैसे मैंने कहा, तो बैलेंस्ड कर सकते हो। तो ये जो CaCO3 है, ये सॉलिड एक बोल सकते हैं कि एक प्रिसिपिटेट हमें यहाँ पे मिलता है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, जो कि नीचे बैठ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये एक प्रिसिपिटेट हो गया। तो इसका यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। और भी जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आता है H2SO4, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है BaSO4। ठीक है, ये जो होता है ये वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट होता है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, ये एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। साथ ही यहाँ पे निकलता है HCl। ठीक है, तो ये सब आप लोग को पहचानना है और ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग को समझनी हुई है। ओके, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा डाइल्यूट, कहीं कहीं देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कहीं कहीं डाइल्यूट देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं इस तरह से CONC करके इस तरह से डॉट लगा हुआ रहता है, ऐसे देखने को मिलता है। तो DIL का मतलब डाइल्यूट हुआ और CONC का मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा हो और एसिड का मात्रा कम हो, ये एसिड बेसेस एंड साल्ट्स में हम पढ़ेंगे, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड ज़्यादा हो या फिर हम बोले वाटर उसमें हो ही नहीं, ठीक है, तो उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड जिसमें ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा या फिर वाटर होगा ही नहीं। और डाइल्यूट मतलब एसिड कुछ मात्रा में होगा लेकिन वाटर का मात्रा जो होगा उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। एसिड बेसिस साल्ट्स में खैर हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों केमिकल रिएक्शन का एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गया है जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर में चेंजेस होगा। अब ये जो चेंजेस है तो हम देखेंगे कि किसी किसी इक्वेशन में या तो हीट रिलीज़ हो रहा है यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हम देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यानी जो टेम्परेचर होगा हम देखेंगे किसी में बढ़ रहा है तो किसी इक्वेशन में हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम ये समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक ये दो वर्ड से बना है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी जिसमें हीट एग्जिट करे, बाहर निकले, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे एग्जांपल्स भी आपको मैं बताऊंगा। और हाँ, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल्स हो या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो, दोनों ही एग्जांपल्स आप चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल्स में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जो हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ करे, तो इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम इसको हम मोनोऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही है वो। तो इसका जो कॉमन नाम है, जो कैल्शियम मोनोऑक्साइड मैंने बताया, तो जो कैल्शियम मोनोऑक्साइड है वो केमिकल नेम है। अगर इसका हम कॉमन नाम का बात करें तो कॉमन नेम है क्विक लाइम, इसको हम लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम इसका कॉमन नेम है। इसको अगर हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिलता है CaOH का होल 2 और साथ में यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो ध्यान में रखना है कि जो एक्सोथर्मिक है वो उसका जो हीट होगा वो हमेशा इधर प्रोडक्ट साइड में निकलेगा, इस साइड में, और जो इंडोथर्मिक होगा वो एरो के इधर यानी रिएक्टेंट साइड में हीट उसका एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। ये जो CaO है यानी कि क्विक लाइम,
ये क्विक लाइम क्या है, इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। आप बहुत जगह सुनने को आपको मिलता होगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो जो चूना है जो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो पहले जो चूना का पत्थर होता है तो वो वाला पत्थर है, ये चूना है ये, ठीक है। तो अगर आप एक बीकर लिए, तो बीकर में अगर आप उस चूने को अगर आप डालते हो, H2 क्या है, वाटर है, तो आप पानी डाल रहे हो अगर उस बीकर में, चूना को आप रख दिए बीकर में और उसके ऊपर में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो आप देखते होगे कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी कि उसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, हीट निकल रहा है। यानी वो जो बीकर है वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको कहते हैं लाइम वाटर, या तो फिर इसको हम स्लाइड लाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है ये स्लाइड लाइम या फिर लाइम वाटर, दोनों ही आप बोल सकते हो। और केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कॉमन नेम, केमिकल नेम, ये सब सारे आपको याद रखने हैं। तो ये वाला एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आगे आपको अभी और भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। पहले हम जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा इसमें, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड होगा उधर हीट होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3, अगर हम इसको हीट करते हैं, देखो हीट इधर हो गया, डेल्टा से भी हम हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर आप यहाँ पे हीट लिखना चाहो तो यहाँ पे आप हीट लिख भी सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऊपर में हीट लिख भी सकते हो। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है CaO और प्लस यहाँ पे प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी से वो जो बुझा हुआ चूना का मैंने अभी बात बताया ना कुछ देर पहले अभी आप लोगों को बताया, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट से ही CaO बनता है। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन का है, और पहले वाला जो CaO वाला हम रिएक्शन करवाए थे वाटर के साथ, तो वो वाला जो एग्जांपल था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का था। समझ में आ गया होगा। और भी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा, और मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लिखूंगा जिसमें आपको मैं पहचानने के लिए बोलूँगा, आप खुद ही पहचानो कि एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, ये जो कार्बन है सपोज करो कि एक कोयला के फॉर्म में है, ठीक है। जो आप गांव सब में देखते होंगे कि लोग चूल्हा जलाते हैं कोयला से, ठीक है। तो जो कोयला है वो अगर जल रहा है कार्बन के फॉर्म में तो वही है, ठीक है। तो इसको जब रिएक्शन इसका जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो अब बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो है ये किस तरह का रिएक्शन है आप ही बताओ। यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो रिलीज़ हो रहा है यानी प्रोड्यूस हो रहा है। इस एरो के इधर में अगर हीट दिख गया तो सिंपल है वो एक्सोथर्मिक है, और इस एरो के इधर अगर हीट कहीं मिल जाए या ऊपर मिल जाए तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इसमें खुद बताना कि ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं NH4Cl, NH4Cl, इसको क्या पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं BaOH का होल 2 से, BaOH का होल 2 यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो हमें इधर प्राप्त होता है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस एमोनिया यानी कि NH3 और प्लस वाटर भी यहाँ से निकलता है। अब देखो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बैलेंस करने के लिए सिखाऊंगा, तो आप इसको बाद में जितने भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगे तो उसको रिएक्शन बैलेंस्ड कर लेना, ओके। अब बताओ ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये हीट जो है यहाँ पे है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में है। अगर यही वाला हीट इधर रहेगा तभी हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ये फिलहाल अभी है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हीट इधर रहता है तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम ले सकते हैं। आपको मैं और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि
कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप चुटकियों में कर सको। जैसे हम रिस्पायरेशन का एक इक्वेशन लेते हैं। रिस्पायरेशन का इक्वेशन क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ हो गया 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो अब बताओ ये किस तरह का रिएक्शन है। ये एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी होगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज होगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, तो इधर एनर्जी आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो ATP किया है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये लाइव प्रोसेस में हम इसको थोड़ा सा आगे और डीपली पढ़ेंगे। लाइव प्रोसेस जब पढ़ेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने लाइव प्रोसेस का एनिमेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक टाइप के रिएक्शन का। ठीक, अब देखो इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, जो रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो वो रिएक्शन बन जाता है फिर फोटोसाइंथेसिस का। तो फोटोसाइंथेसिस का जो रिएक्शन होगा वो फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 6 यहाँ पे लेते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, ये रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में और साथ ही क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो इधर हमें प्राप्त हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, और साथ में 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो C6H12O6 है ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ओके, तो अब बताओ ये किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है जो हीट है वो इधर इसको मिल रहा है। ठीक है, इसके पहले जो हमने रिएक्शन देखा था, तो ये जो प्रोडक्ट साइड में है वो पहले इधर था रिएक्टेंट साइड में, और इधर रिएक्टेंट साइड वाला था प्रोडक्ट साइड में। तो ध्यान में रखना है इस इक्वेशन को। रिस्पायरेशन का इक्वेशन और जो फोटोसाइंथेसिस का रिएक्शन होता है वो दोनों इक्वल ही होता है। बस ध्यान में रखना है कि जो एक्सोथर्मिक जो रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और जो फोटोसाइंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो फूड हम कुकिंग करते हैं तो वो भी किस रिएक्शन हो रहा है, उसमें भी रिएक्शन हो रहा है, खाना पक रहा है, तो वो किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है। तो वो जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि हीट हम पहले कर रहे हैं, हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, फूड बन रहा है, जैसे जो फूड बन रहा है इसको हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या हुआ, इधर हुआ। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब होता, हीट इधर होता, हीट इधर से निकलता मतलब रिलीज होता, तो हम कह सकते थे कि वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट हीट यहाँ पे हम कर रहे हैं, फूड सप्लाई के लिए हम हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो कभी कभी ये भी आता है कि कुकिंग फूड किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक। तो जितने प्रॉपर्टी हैं वो सारे प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को यहाँ पे करवा दिए हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो पहले हम इन तीनों ही चीज़ों को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है। तो सबस्टांसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जब कभी केमिकल रिएक्शंस होता है तो जिन सबस्टांसेस के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है तो वो एक तरह से वो सबस्टांसेस क्या हुए, इन्वॉल्व हुए, तो उसी को हम रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमें वाटर मिलता है। तो इसमें जो सबस्टांसेस इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में, तो वो कौन कौन सा हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो एरो के इधर वाला पार्ट होता है तो इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब कभी केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हमें कभी कोई नया सबस्टांस फॉर्म होता हो, ठीक है, तो उसी को हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे रिएक्शन हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमें मिला वाटर, तो ये वाटर एक नया सबस्टांस हमें मिला, तो ये जो वाटर है ये क्या है, प्रोडक्ट। तो एरो का इधर वाला पार्ट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है, एरो का इधर वाला पार्ट जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। बहुत ही सिंपल है ये। ओके,
चलिए आगे हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? तो एक केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन हम जो ऊपर में देखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमें क्या मिला? वाटर। तो जो भी रिएक्शंस यहाँ पे हुआ तो इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाते हैं, सिंबल उसमें यूज रख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो हम हाइड्रोजन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखे H2, इस तरह से यहाँ पे हम हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला हम O2 लिखेंगे। ठीक है। और हमें यहाँ पे वाटर मिला यानी कि H2O, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन ये गैस है, तो हम एक तरह से यहाँ पे सिंबल लगा रहे हैं G, गैस का सिंबल G होता है। ऑक्सीजन का सिंबल भी गैस, मतलब G मतलब क्या? गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हमने सिंबल G लगा लिया। ऑक्सीजन गैस, इस वजह से हमने यहाँ पे सिंबल G लगा लिया। ये वाटर है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, तो सिंबल हमने यहाँ पे इस तरह से L लगा लिया, क्योंकि लिक्विड का सिंबल L होता है। ठीक है। सिंबल मैंने आप लोग को पहले भी अभी बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो केमिकल इक्वेशन है, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से फॉर्मूला और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। रिएक्शन को सिंबल या फिर फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो एक केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रत्येक एलिमेंट का बोथ साइड कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है अभी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स प्रत्येक एलिमेंट्स का अगर इक्वल हो, तो इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर हम जिंक यानी कि Zn इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवॉल्व होता है। ठीक है। तो एरो के इस साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में हम देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ये Zn क्या है? एक एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन क्या है? ये एक एलिमेंट हो गया। S यानी कि सल्फर क्या है? ये एक एलिमेंट हो गया। इसके बाद O यानी कि ऑक्सीजन, ये क्या है? एक एलिमेंट हो गया। तो प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स, अब हम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। इसमें कितना है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो जिंक का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितना है? 2 है। सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 4 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर देखें, रिएक्टेंट साइड में जितना भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स होगा, प्रोडक्ट साइड में यानी कि इधर एरो के इधर वाले साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स इधर वाले के नंबर ऑफ एटम्स से इक्वल होंगे। जैसे इधर भी देख लो, Zn का 1 है, यहाँ पर भी Zn का 1 था। सल्फर का इसमें 1 है, यहाँ पे देखो सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन का 4 था, इसमें भी देखो ऑक्सीजन का 4 था। इसमें हाइड्रोजन का 2 है, देखो इसमें हाइड्रोजन का हमने 2 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब बस यही हो गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। ठीक है। अगर अनइक्वल हो तो सर, तो अगर अनइक्वल होगा तो वो अनबैलेंस्ड होगा, जो कि हम यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए रिएक्टेंट is not equal to the number of atom of each element present in product, then the chemical reaction is called unbalanced chemical equation। जैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आयरन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe। ठीक है। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3। ठीक है। Fe2O3 और इसके साथ हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व होता है। ठीक है। अब इधर देखो, एरो के इस साइड में और एरो के इस साइड में नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का। जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे Fe आयरन हो गया, तो Fe इधर देखो 2 है, इधर 1 है। इक्वल हुआ नंबर ऑफ एटम्स? नहीं। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। कोई भी एक एलिमेंट का अगर
नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल रहा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी का भले ही सेम क्यों ना हो, जैसे इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो तो है, तो ये ऐसा नहीं कि इस इक्वेशन का पूरा हम बैलेंस्ड कहेंगे। हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बट आयरन जो Fe था वो अनबैलेंस्ड था, वो बैलेंस नहीं था, इस वजह से पूरा इक्वेशन जो होगा वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आया? अब बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि सर हम एलिमेंट्स अगर मुझे याद नहीं है या फिर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कैसे पहचानें। तो याद रखना कि जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अब जैसे इसमें स्मॉल लेटर है तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आया? जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर है तो आप देखते होगे कि Cu लिखा जाता है, तो पहला वाला कैपिटल बाद वाला स्मॉल होता है, तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है तो कैपिटल पहला वाला होता है, बाद में स्मॉल वाला होता है, तो पूरा एक एलिमेंट Mg का पूरा एक एलिमेंट मैग्नीशियम कहलाता है। जैसे पोटेशियम है तो पूरा एक कैपिटल K होता है। तो हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे, और अगर उसके बाद वाला स्मॉल लेटर लिखा गया है दैट मीन्स कि वो पूरा एक ही हुआ। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि Fe ये कैपिटल है स्मॉल है तो ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो गया। जैसे यहाँ पे लेते हैं CaCO3, तो यहाँ पे देखो ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। ये कार्बन एक अलग अलग एलिमेंट हो गया क्योंकि ये कैपिटल है, ऑक्सीजन भी कैपिटल है तो ये भी एक अलग एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर पहचानने नहीं आता है तो मैंने आपको यहाँ पे बस तरीका बता दिया कि कैसे आप एलिमेंट्स को भी पहचान सकते हो अगर नहीं भी याद है फिर भी। ठीक है, तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि सर हम जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसे हम क्यों बैलेंस्ड करें, वाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो इसका रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मैटर होते हैं उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना ही बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं तो उसे हम बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं और उसे हम बैलेंस्ड करने के लिए सीखते हैं। ओके, तो पहला इक्वेशन लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है H2O। हमेशा याद रखिए जो मैं आपको यहाँ पे रूल बता रहा हूँ वो अगर आप याद कर लिए तो आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका बन जाएगा, बस आप रूल से भटकना मत। ठीक है, जैसे जितना भी एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स पहचानने के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है, उन एलिमेंट्स को आप किसी एक जगह साइड में आप लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे इस एरो के इधर रिएक्टेंट होगा, तो इधर में कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे साइड में इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अब याद रखना कि जब भी हम बैलेंस्ड करते हैं तो हम इधर कहीं कुछ भी नहीं लगाते हैं, हमेशा हम आगे साइड में लगाएंगे। ठीक है, आगे साइड कहने का मतलब क्या है कि हमेशा हम सपोज कर लो कि ये ब्रैकेट हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट ले लो तो यहाँ पे लगाएंगे, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर हम ब्रैकेट ले लेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे। तो हमेशा हम बैलेंस्ड करने के लिए आगे में कोई भी नंबर हम लिखेंगे। ओके, तो अब हमें करना क्या है, वही नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल करके देखने हैं। जैसे इस एरो के इधर में यानी रिएक्टेंट साइड में इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट के इधर में भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ये हमें बैलेंस्ड करने का ज़रूरत नहीं है। आते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में देखो इस साइड में 2 ऑक्सीजन है, इस साइड में 2 ऑक्सीजन है, और इस साइड में एक ही ऑक्सीजन है, इधर 2 है और इधर 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों को हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे, बैलेंस्ड करने का मतलब क्या है, दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। तो इक्वल आपको प्लस माइनस करके नहीं करना है, आपको इक्वल करना है मल्टीप्लाई करके, कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल हो जाए। तो हमेशा कोशिश करना है कि इसमें जो छोटा नंबर होगा उसको कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना कि ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही छोटा नंबर ये दोनों में से कौन सा है, 1 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे V2 यहाँ पर V2 आ जाएगा, तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसको हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये जो 2 है हम आगे में इस साइड लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो 2 है हम आगे में यहाँ पे इस साइड लगा दिए। तो देखो रूल हमेशा याद रखना ये चीज़ कि जब भी इक्वेशन बैलेंस्ड होगा किसी भी एलिमेंट्स का तो शुरू से हमको फिर से मिलाते जाना है।
ठीक है, नीचे नहीं जाना है, शुरू से हमको फिर मिलाना है। तो हाइड्रोजन हम ऊपर से देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, इसमें 2 ही है, ठीक है। तो फिर से ये अनबैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन अब इस बार अनबैलेंस्ड हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 2 हो गया। तो इसमें से जो छोटा नंबर है ये 2 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 से जो मल्टीप्लाई किए तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से इस तरह से 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 4 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, और ये 2 बन जाए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दैट मीन्स कि 2 बन जाए 2, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम बैलेंस्ड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, Mg प्लस O2 और इससे हमें मिलता है MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा, अब इसको हम बैलेंस्ड करेंगे। इसमें देखो मैग्नीशियम, इसमें पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिख लेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, Mg है और O है, ठीक है। तो पहले Mg को बैलेंस्ड करो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 है, ठीक है। तो Mg तो बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स 1 1। ऑक्सीजन, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का 2 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, हमें आगे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, शुरू से बैलेंस्ड करेंगे, यही रूल है। तो शुरू से बैलेंस करते हैं, फिर से Mg को देखते हैं। तो Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने अभी 2 लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। हाँ, अब चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे अब Mg कितना 1 है, यहाँ पे Mg कितना है 2 है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। अब इसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे Mg में 2 लिख दिए। तो अब देखो यहाँ पे Mg2 हो गया, यहाँ पे भी Mg2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 1 जा 2 है, तो बैलेंस्ड हो गया, सिंपल है ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और को देखते हैं। इस बार हम थोड़ा सा 3 एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया Fe यानी कि आयरन, H2O यानी कि वाटर, और इससे हमें मिल रहा है Fe2O3 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। अब देखो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं पहले उसको आप लिख लो। जैसे एक एलिमेंट तो यहाँ पे Fe दिया हुआ है, एक एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हम इनको बैलेंस्ड करते हैं। सबसे पहले आयरन, आयरन इसमें कितना है, Fe कितना है 2 है, इधर Fe कितना है पूरे में देखना है, Fe कितना है तो 1 ही है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इसमें 2 लगा देंगे, तो 2 हो गया Fe इसमें भी 2 हो गया। अब नीचे आते हैं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें पूरा देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें 1 है, बट इसमें जो ऑक्सीजन है वो 3 है, ध्यान में देना है। इसमें ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 करना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। रूल क्या कहता है कि आपको फिर से शुरू से देखना है, जैसे ही बैलेंस्ड हो जाएगा कोई एलिमेंट तो फिर से शुरू से देखना है। अब Fe देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Fe 2 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, बट इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 था, पहले यहाँ पे 6 था, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 था और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा, तो 3 से, 3 2 जा 6 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे हम इस तरह से 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से 3 कर दिए। रूल फिर से वही है, हम शुरू से फिर देखेंगे। तो Fe यहाँ पे बैलेंस्ड है, 2 2 करके। हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 1 जा 3, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3, तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस्ड कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट में आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए, आप करके देखें, नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आपको किसी फिर और दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझाऊँगा। बट मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा और आप दोबारा इस वीडियो को देखते हो तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो CO प्लस H2 और इधर हो गया CH3। ये थोड़ा मैंने बड़ा लिख लिया, ये आई थिंक बैलेंस करने में हमें प्रॉब्लम होगा, इस वजह से हम थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। CO प्लस H2 और इधर हमें मिल जाता है CH3OH। ठीक है, चलो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है उसको लिख लो। एक एलिमेंट यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना, एक एलिमेंट कार्बन, तो कार्बन लिख दिए। एक एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं O। और एक एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड में सेम एलिमेंट्स होंगे, इधर जो भी एलिमेंट्स होंगे इस साइड में उधर ही सेम वही एलिमेंट्स सारे होंगे। अब चलिए बैलेंस करते हैं। इसमें देखो कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, चलो ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो इसमें एक है, ऑक्सीजन देखो इसमें एक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो इसमें 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 है और इसमें कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 है, तो 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन टोटल 4 है। तो इसको 4 से करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, सिंपल है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखो कार्बन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 3 1 4, यहाँ पर भी 4। तो इस तरह से हम बैलेंस्ड करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को। आई होप कि समझ में आ गया हो। एक बात आप लोग को मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशंस में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आता है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान में रखें कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन 4 रिएक्शंस के अलावे भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि हमने इससे पहले भी आप लोग को पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन में, वहाँ पे ये मैंने आप लोग को बता दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है इससे पहले भी। तो ये बहुत तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो होता है वो 4 टाइप्स होता है, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स की जगह पे सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, तो वैसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आप लोग कुछ देर पहले बताया था कि एरो के इस साइड होता है रिएक्टेंट और एरो के इस साइड होता है प्रोडक्ट। तो इस साइड रिएक्टेंट साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे और इस साइड में प्रोडक्ट साइड में कोई एक ही यहाँ पे सब्सटेंसेस, जिसको कि हम कह सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड होगा, और इधर एलिमेंट या फिर कंपाउंड वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो अब इधर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज़ करो हम यहाँ पे लिए कार्बन और इसका रिएक्शन अगर हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो एरो के इस साइड जो रिएक्टेंट साइड है, इसमें देखो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन, बट इधर देखो एक ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि एरो के इस साइड यानी रिएक्टेंट साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बट इस साइड में एक ही आपका प्रोडक्ट आएगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है वाटर यानी कि H2O। तो यहाँ पर भी देखो 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर हमें एक कंपाउंड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना, तो इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी हम देख सकते हैं, जैसे Na+Cl2, तो ये मिलके बनता है NaCl। ठीक है, ये मिलके बनता है NaCl। अब देखो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है, तो इन इक्वेशंस का आप खुद से बैलेंस कर लें।
ठीक है, एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो 2 रिएक्टेंट्स मिलके हम एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर लिए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट होता है। हमने देखा अभी कुछ देर पहले कि एरो के इस साइड में हमें 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे थे और इस साइड में एक प्रोडक्ट मिल रहा था। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में एक ही कोई एक कंपाउंड होगा, बट ये जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके यहाँ पे 2 एलिमेंट्स में वो बदल जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं बट रिएक्टेंट एक ही होगा। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिकम्पोज होगा, जैसे ये जो कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड है, अगर ये डिकम्पोज होगा तो कैसे होगा? तो उसके लिए वो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। तो वो एनर्जी किस तरह का एनर्जी होगा? तो वो एनर्जी हीट एनर्जी हो सकता है, या फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो सनलाइट के थ्रू भी वो डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इस वजह से 3 टाइप्स का होता है, ध्यान में रखें। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो फोटोलाइटिक है इसको बहुत तरह के नामों से भी हम जानते हैं, जैसे फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अलग अलग नाम इसके होते हैं। अब इसको पहले देखते हैं कि ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या होता है। तो इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी लगता है वो हीट करने से डिकम्पोज होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये केमिकल नेम है, लेकिन इसका कोई कॉमन नेम है वो लाइम स्टोन है। ठीक है, तो इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हीट होगा तो वो समझ लो कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम ऑलरेडी बुझा हुआ चूना पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्विक लाइम इसको बोला जाता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में एक ही हमें कंपाउंड मिल रहा है, बट प्रोडक्ट साइड में हमें एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड ही है, तो प्रोडक्ट साइड में कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeSO4, जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हीट किया जाता है। हीट के लिए यहाँ पे हम डेल्टा का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हीट हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये सिंबल है हीट का। ठीक है, इसका क्या होता है, हीट करने पे डिकम्पोज होता है जब FeSO4, तो किस में बदलता है? तो Fe2O3, और इसके बाद SO2 भी इसमें निकलता है, और साथ ही SO3 भी निकलता है। SO2 सर क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 सर क्या है? तो सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसमें 3 है तो ट्राईऑक्साइड। और Fe2O3 क्या है? रस्ट है, आपको पता होगा, आयरन ऑक्साइड, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो FeSO4 है, देखो रिएक्टेंट साइड में एक ही यहाँ पे कोई कंपाउंड है, बट एरो के इस साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा इसमें जो कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट साइड में 2 या तो 2 से ज़्यादा निकलेगा डिकम्पोज होके, कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके प्रोडक्ट साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हीटिंग वाला हमने अभी देखा। चलिए सेकेंड हम टाइप्स देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे उसमें क्या होता है कि हीट पास हो रहा था, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर में
जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक होगा, आप देख लेना स्पेलिंग। मैं यहाँ पे इसको साफ से थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इससे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड एक ही है, प्रोडक्ट साइड दो है, तो ऑब्वियसली ये एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया इस वाले केमिकल रिएक्शन में, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे ये रिएक्शंस बन रहे हैं। और लास्ट फोटोलाइटिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत तरह के नाम हैं। तो इसमें लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय सनलाइट। पहले जो हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें हीट पास हुआ था, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, फोटोलाइटिक रिएक्शन में सनलाइट पास होगा, मतलब सनलाइट से जो भी रिएक्शन होगा वो सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AgCl। इसमें अगर हम सनलाइट पास करते हैं, ठीक है, इसमें अगर सनलाइट पड़ता है, अगर AgCl सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पड़ता है तो जो सिल्वर है वो अलग हो जाता है और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। अब इसको आप बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इधर देखो, इधर जो रिएक्टेंट साइड में है वो एक ही रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट दो है। तो इसी तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि जो रिएक्टेंट होंगे वो सिंगल एक ही होगा, ठीक है, वो डिकम्पोज कैसे होगा, तो हीट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है और सनलाइट से हो सकता है, और डिकम्पोज होके दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वो फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीनों टाइप्स में हमने समझ लिया। इसके क्वेश्चंस को भी आगे मैं आप लोग करवाऊंगा, ठीक है, दूसरे वीडियोस में आपको मैं NCERT और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं करवाऊंगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको समझ लो, ये क्या होता है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम किसी एक चीज़ को हटाकर उसके जगह कोई दूसरा चीज़ रख दे तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, कोई एक एलिमेंट, कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट को हम हटाएंगे और उसके जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट रख देंगे, दैट इज़ डिस्प्लेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो कैसे लिख सकते हैं, तो दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces another less reactive element from a compound are called displacement reaction। यानी कि वैसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट सर क्या है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सारे एलिमेंट दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा मोर है और कौन सा लेस है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके बाद आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएं, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला रिएक्टिव, फिर उसके बाद नीचे वाला, फिर नीचे नीचे, ऐसे कर करके यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया गया है। तो सबसे आपको ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ये कैसे याद करते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको मेटल नॉन मेटल जो कि चैप्टर 3 है तो वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा किसी कंपाउंड से। ठीक है, मतलब उसके जगह पे आ जाएगा। सर इसका मतलब क्या हो गया, मैं समझा नहीं, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे सपोज करो A कोई एक एलिमेंट है और BC कोई एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट एक ही होगा, BC जो कंपाउंड है वो दो होगा। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट एक या कंपाउंड दो या फिर दो से ज़्यादा ऐसे करके होता है लिखा हुआ। समझ में आ गया? अगर किसी को एलिमेंट कंपाउंड में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना। ठीक है, आगे मैं आपको किसी वीडियो में समझाऊँगा।
चलिए, तो इसमें ये जो रिएक्शन हुआ कैसे होगा, तो डेफिनेशन ये कह रहा था कि जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में से अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जो इस वाले एलिमेंट से कम रिएक्टिव हो, तो ये वाला जो एलिमेंट है इस इधर डिस्प्लेस कर लेगा। जैसे सपोज करो ये जो B है इस A से कम रिएक्टिव है और A मोर रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर B जो है इसका पावर कम है, इसका स्ट्रेंथ कम है और इसका पावर ज़्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा, धकेल के बाहर कर देगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा और B इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो A यहाँ पे आ जाएगा यानी कि AC और B इस तरह से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो A था वो B से ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से ये इधर आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे Fe यानी कि आयरन, इसको अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से मिलाते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे हम कलर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उसके कलर कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं, सारे मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये जब बनेगा, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम समझ के लिखेंगे। देखो, तो ये जो कॉपर है और ये जो आयरन है, तो अभी मैंने आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज़ दिया, तो आप उसमें देखो कि जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि Fe ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से ये जो Fe है ये इस कॉपर के पास आ जाएगा, ठीक है, यानी कि Fe कॉपर के जगह ले लेगा या डिस्प्लेस कर देगा और जो कॉपर है इस तरह से अलग हो जाएगा। और ये जो FeSO4 है, ध्यान में रखना, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देख लिया। अगर आप और भी एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे Pb प्लस CuCl2, इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर भी देख लो वैसे ही है, जो Pb है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर का ये जगह ले लेगा, इन Pb यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से लिख लेंगे, ये जो Cu है, ठीक है, Cu की जगह पे Pb आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, PbCl2 और कॉपर क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। Pb क्या है, लेड है, Pb क्या है, लेड है, ये कॉपर क्लोराइड हो गया, ये लेड क्लोराइड और ये कॉपर, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरह से रिएक्शंस बन रहे हैं। चलिए, अब एक लास्ट हम देखते हैं जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इसके डेफिनेशन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर इसका मतलब क्या हो गया? तो इसको हम एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया और यहाँ पर भी हमने एक कंपाउंड लिया, ठीक है। दो कंपाउंड के बीच में ये रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान में रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा, जो रिएक्शन होगा वो दोनों ही कंपाउंड होगा। तो AB प्लस CD इसका जब रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कर रहा है, दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इसमें इसके जो आयन्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच के आयन्स में एक्सचेंज होता है और नया कंपाउंड फॉर्म करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा ना, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। जैसे ये जो A है वो C को डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है, और ये जो C है ये इसी A के पास आ जाएगा। यही चीज़ हो गया कि आयन का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, A आ जा रहा है, C आ जाएगा A के पास, तो यहाँ पे A आ गया, D है, ठीक है, और ये C इसके पास आ जा रहा है A के पास, तो ये हो जाएगा CB, यानी कि हम इसको BC भी लिख सकते हैं, CB या BC, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो दो बार डिस्प्लेस हुआ है, एक A भी डिस्प्लेस हुआ और C भी डिस्प्लेस हुआ, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, इसलिए इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम दिया गया। इसमें दो बार इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, C भी इधर आ रहा है, A भी इधर आ रहा है, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल इसको में लेते हैं, ठीक है। AgNO3 क्या है, तो यह है सिल्वर, यह है नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो
इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं NaCl से यानी सोडियम क्लोराइड से, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये Ag किसके पास आ जाएगा? इस Na के पास। तो क्या हो जाएगा? AgCl, ठीक है। और ये जो Na है इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaNO3, ठीक है, NaNO3। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। आगे मैं आपको और भी एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताता हूँ। आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आप इसको एक बार अच्छे से रीड करना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को पहले करके देख लेना, ठीक है, तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो Na2 है ये यहाँ पे Ba के पास आ जाएगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया Ba, Na2 के जगह पे SO4 है, SO4 लिख दिए, यहाँ फिर प्लस देंगे, और ये जो Na2 है इस Ba के पास आ जाएगा, यानी कि Na2Cl2, क्या हो जाएगा? Na2Cl2, तो 2 कट जाएगा, सिर्फ NaCl बच जाएगा। तो बस यही वाला इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक अभी तक हम देख चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है यह भी केमिकल रिएक्शन का ही एक टाइप होता है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं, फिर आगे हम रिडक्शन को भी समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो वैसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल मैं आप लोग को दोनों का एक एक करके बताऊंगा। पहले हम एडिशन वाला लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो जैसे यहाँ पे एडिशन का एग्जांपल लेते हैं, Cu+O2, तो हमें मिलता है CuO, ठीक है। अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो ये पहले जो कॉपर था वो अकेला था, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है उसके साथ ये जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसको नहीं देखना है, ठीक है। हम अभी क्या बोले कि सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, तो Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया एडिशन वाला। एक हम रिमूवल वाला देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एमोनिया, ठीक है। इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें N2+H2 मिलता है, ठीक है, यानी कि एमोनिया को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक सब्सटेंस NH3 है जिसमें से ये जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। देखो ये अलग हो गया है, एमोनिया से हाइड्रोजन अलग होके H2 बन गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो जो रिमूव होगा वो भी ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान में रखना, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इससे पहले वाले इक्वेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन ऐड हुआ था। तो दोनों तरह का एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया है ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है एमोनिया से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए आते हैं रिडक्शन में। तो रिडक्शन का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हम लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब ये ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में क्या था कि ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, लेकिन रिडक्शन में क्या है कि हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। बस यही समझना है हम लोग को। तो रिडक्शन में पहले हाइड्रोजन किस तरह से ऐड होता है, पहले उसका एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन जिसमें ऐड होगा, ठीक है,
तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg+H2, यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है MgH2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में देखो तो पहले मैग्नीशियम अकेले था, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्राइड मिल गया। तो इसमें देखो मैग्नीशियम में हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। वही हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन। सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन ऐड होने वाला। ठीक है, हाइड्रोजन एक रिमूव होने वाला देखते हैं, जैसे Mg प्लस, सॉरी यहाँ पे MgO होगा, MgO प्लस, प्लस नहीं रिएक्ट होगा ये, क्योंकि हमें रिमूव करना है ना। तो जब MgO को हीट करते हैं तो हमें मिलता है Mg+O2, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा, यही होगा। ठीक है, तो पहले जो ये मैग्नीशियम था इसके साथ ऑक्सीजन ऐड था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूव वाला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे थे। ठीक है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो सिर्फ Mg बच गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव होकर सिर्फ Mg बच गया। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, CuO+H2, यानी कॉपर ऑक्साइड का जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमें कॉपर और वाटर इस तरह से मिल जाता है। देखो जब भी आपको अगर पहचानने के लिए दिया जाए कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानूं, तो इसके लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है। तो पहले ऑक्सीजन वाला पे यहाँ पे हम ध्यान दो, पहले इस वाले कंपाउंड में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है यहाँ से ये हट गया है। ठीक है, कॉपर में ये वाला ऑक्सीजन हट गया, यानी कि रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन ऐड होता तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जो H2 है, इस H2 में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब ये ऐड हो जाए तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। सिंपल है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन। तो ये वाला जो होगा रिडक्शन होगा और ये वाला क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों ही क्रियाएं हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों ही रिएक्शंस होगा, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। जैसे इसमें हमने देखा कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ये वाला दे सकते हैं जो कि अभी मैंने आप लोग बताया, CuO+H2 और इधर हो जाएगा Cu+H2। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो ये हो गया। इसके बाद आगे हमें दो चीज़ और समझना है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, पहचानने के लिए कोई एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान में रखना कि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं कहीं देखा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन को लोग ऑक्सीडेंट भी बोलता है, ऑक्सीडाइज्ड भी बोलता है, या फिर रिडक्शन को लोग कहीं कहीं रिड्यूस्ड भी बोलता है, रिडक्टेंट भी बोलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो जो एग्जाम्पल है वो मैं आप लोग को बताने से पहले दोनों का पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन देख लो, लिखेंगे इस तरह से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेज अदर बट इटसेल्फ रिड्यूस। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का हम डेफिनेशन लिखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट आर स्पीशीज विच रिड्यूसेज अनदर बट गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। अब ये दोनों डेफिनेशन का मतलब हम समझते हैं कि ये
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हम कैसे रिएक्शन में पहचानेंगे। तो जो रिएक्शन अभी हमने लिया था CuO प्लस H2 और यहाँ पे हमें मिला था Cu प्लस H2O। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचाना था कि ये वाला जो था वो रिडक्शन हुआ था, ठीक है, ये वाला क्या था, रिडक्शन था, और यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है। O ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे O रिमूव हुआ था तो रिडक्शन हुआ था। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, आप हो सकता है बहुत जगह देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो अच्छे से आपको वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने का। अगर रिडक्शन हो, ठीक है, अगर रिडक्शन हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे हम उसको बोलेंगे। अगर रिडक्शन होगा तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिडक्शन को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना और ऑक्सीडेशन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलना, मतलब अपोजिट। रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इन दोनों का रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसमें O यहाँ से हट के यहाँ पे सिर्फ Zn बच गया, यहाँ से O क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो O रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हम बोलेंगे, ZnO, ठीक है। यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन में इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन होगा, C। हमेशा इधर वाला लेना है, ठीक है, इधर वाला से कोई मतलब नहीं, इधर वाला हमेशा लेना। रिड्यूसिंग एजेंट C और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO। बस यही है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग को इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा आप लोग को इस चैप्टर में और नहीं पढ़ना है। हालांकि और भी टॉपिक्स थे जैसे कि रेंसिडिटी, कोरोजन, लेकिन ये दोनों ही टॉपिक्स को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से हटाया गया है। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे तो फिलहाल सिलेबस में ये दोनों ही टॉपिक्स नहीं है, रेंसिडिटी और कोरोजन। हालांकि मेटल एंड नॉन मेटल में कोरोजन हमें वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। लेकिन फिलहाल आपको अभी यहाँ पे केमिकल एंड रिएक्शन चैप्टर से यहाँ पे अभी आप लोग को इसको नहीं पढ़ना है, कोरोजन और रेंसिडिटी को, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आगे फिर बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो जो भी सिलेबस आएगी तो आगे के लिए मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसको हटाया गया है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, और साथ ही अगले चैप्टर्स को भी हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू।